हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे क्या है जयपुर के क्लास में है, हम जयपुर में क्लास जहाँ से क्लास ले रहे हैं हम वहाँ पर क्या है हमारे एक अजीज़ मित्र है, उनका आज जन्मदिन है। तो इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जिस लक्ष्य के उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य में आप सक्षम हो, आप सफल हो। भगवान आपकी हर परिवार में सक्षम जो आपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए हैं उनमें आप सफल हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप अपने परिवार को इसी तरह संजो कर रखें, सभी का विशेष ध्यान रखें और सभी को एक विशेष प्रकार का आदर और सत्कार दें। वैसे तो आप में यह बहुत ही अच्छा अनुभव है कि आप सभी को आदर देते हैं, चाहे आपको कुछ ही कह दे, मुँह पे कह दे, जब कहीं भी कह ले तो आप क्या है उनको बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हैं। आपको ये बहुत ही अच्छा है। मेरे को तो कुछ कह दे तो मैं तो झगड़ देता हूँ, लेकिन आप में ये ठंडा स्वभाव है। आप बहुत ही शांत प्रभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही ठंडे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक किसी का भी कार्य ये करने में सफल रहते हैं, हंसकर ये कार्य कर देते हैं, चाहे इनकी इच्छा हो चाहे ना हो। रात को चाहे 3 घंटे सोए चाहे 4 घंटे, इनको किसी ने काम कह दिया तो उठ के चले जाते हैं, उनका काम प्रति बुद्धि के अनुसार करते हैं, यानी बिना इच्छा के भी है उनके काम कर देते, किसी को जवाब नहीं देते। किसी ने काम कह दिया चाहे किसी को जवाब नहीं देते, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है। तो शाम को ये क्या है बर्थडे विश करेंगे, शाम को ये कह रहे हैं पार्टी करेंगे, अपने क्या है केक लाएंगे, केक खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं शाम को केक खिलाएंगे, केक के साथ और भी कुछ खिला देना आप। केक की तो क्या कम इच्छा है, और भी खिला देना, कुछ लगा लेंगे, कुछ खा लेंगे केक। तो शाम को क्या है ये कह रहे हैं भी आपको केक खिलाएंगे सर। तो देखिए शाम को बनाते हैं बर्थडे, कैसा रहता है बर्थडे शाम का इनका। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हाँ, तो हम क्या है भारतीय क्या संविधान के बारे में बात कर रहे थे। हम क्या भारतीय जो संविधान है उसके बारे में बात करते हैं। और संविधान में क्या है संविधान के भागों की हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान के मूलतः कितने भाग है, 22 भाग दिए हुए हैं। इसमें हमने पहला जो भाग था वो पढ़ लिया था, 1 से 4 हमने भाग पढ़ लिया था। उसमें क्या है एक की अगर बात करते हैं, भाग 1 में अनुच्छेद 1 आता है जिसमें संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, यानी संघ कौन सा होगा, उसका राज्य कौन कौन से होंगे, इसके बारे में चर्चा की है। दूसरा, अगर कोई राज्य की अगर बात करता है, दूसरा अगर बात करता है राज्य की नाम और सीमाओं में कि अगर वह किसी भी राज्य को मिलाना चाहे तो मिला सकता है, किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहे तो संसद को यह अधिकार है कि उसका क्या है मिला सकता है। ये कौन से भाग में दिया गया है, ये दूसरे भाग में दिया गया है। कोई भी स्टेट है, जैसे डोमिनियन स्टेट थे, हमने 16वां संविधान संशोधन किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच से कुछ विवाद हो गया था, उन्होंने कुछ एनक्लेव भारत के उनको दे दिए गए, तो कई उन्होंने क्या बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। 16वां संविधान आपने पढ़ा होगा, 16वां जो संविधान संशोधन था उसमें यह प्रक्रिया अपनाई गई थी कि इसमें क्या है 111 एनक्लेव, तो 111 जो भूखंड थे, एनक्लेव भूखंड कहा जाता है, वो तो भारत ने बांग्लादेश को दिए थे। और बांग्लादेश ने रिमेन यानी उसके अल्टरनेट तरीके से भारत को कितने दिए थे, भारत को 51 जो भूखंड थे वो भारत को दिए थे। तो ये 16वां संविधान साधन अपना भारत में जो लागू हुआ था वो कौन सा था, 16वां संविधान संशोधन। इसको तो याद रखना क्योंकि 16वां पूछ लेता है। तो 2015 में ये पारित किया गया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के लेकर के विवाद हो गया था, यानी कुछ भूखंडों के लेकर विवाद हो गया था, तो इसको क्या है सुलटाया गया था कि 111 हम आपको देते हैं और आप अपने कुछ जो हिस्सा है वो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने क्या है अपने आधे जो पार्ट थे यानी 51 जो भूखंड थे हमें दिए थे और हमने 111 उनको दिए थे। तो इसका प्रावधान है कि नए राज्य का गठन राष्ट्रपति संसद यानी संसद अपने तरीके से किसी भी क्षेत्र को मिलाना चाहे तो मिला सकती है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की अगर बात करते हैं, नए राज्य का जो गठन है किस प्रकार होगा। नए राज्य का गठन है प्रक्रिया मैंने बताई थी कि किस प्रकार सदन में जाता है, वहाँ से पारित होता है, ये लागू किया जाता है। तो नए राज्य गठन की बात कौन से में, अनुच्छेद 3 में। चौथे की अगर बात करते हैं, चौथे में अनुसूची 1 और 4 में जो प्रावधान किए संशोधन परिवर्तन किए गए हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी पहली में क्या है भारत सभी राज्यों का संघ होगा और चौथे में क्या है राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है उनको लेकर अगर इन सीटों में परिवर्तन किया जाता है या भारत सभी राज्यों का संघ होगा इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसे संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे संशोधन की जो कैटेगरी है उससे बाहर रखा जाएगा। ये हम निकल पढ़े थे। अब हम दूसरा भाग करते हैं कि 5 से 11 क्या है नागरिकता है, यानी 5 से जो 11 अनुच्छेद उनमें क्या है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता में किस किस को नागरिकता दी जाएगी। वैसे हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू किया गया था, भारत को क्या संविधान लागू किया गया था, उस दिन मुख्य रूप से नागरिकता के जो प्रावधान लागू किए गए थे। ठीक है, मूलतः 15 अनुच्छेद लागू किए थे, उसमें नागरिकता को मुख्य प्राप्तियां दी गई थी, किन किन को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद जो 5 था, अनुच्छेद क्या है वैसे तो कल बता दिया था, अनुच्छेद 5 है उसमें क्या है भारत का
अनुच्छेद 5 है उसमें नागरिकता के बारे में कहा गया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति है, भारत का कोई भी जो व्यक्ति है, मूल जो व्यक्ति है, मूल निवासी जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके क्या नागरिकता भारत में दी जाएगी। तो पहला पॉइंट अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत का मूल निवासी, भारत का मूल निवासी जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसे नागरिकता दी जाएगी। यानी भारत का मूल निवासी है तो उसका जन्म जाहिर सी बात है कि भारत में ही हुआ होगा, तो इसे क्या नागरिकता देने का प्रावधान है। दूसरा क्या है, उसके जो माता पिता है, यानी उस बच्चे का नहीं, दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, उसके माता पिता का जन्म, कोई बच्चा है उसके माता पिता का जन्म, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो पहला किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, पहली बात कर लेते हैं। तो जिसका जन्म भारत में हुआ, मूल निवासी भारत का हो और जिसका जन्म भारत में हुआ। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म क्या है, भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म क्या है, भारत में हुआ, उसे क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं कि संविधान लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्षों से पहले भारत में रह रहा हो। यानी तीसरी हम बात करते हैं संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। कोई भी व्यक्ति है जो संविधान लागू हुआ है उससे 5 वर्ष से पहले अगर क्या भारत में रह रहा हो तो उसे क्या भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। उस समय जब यह 5 में क्या है ये बातें सारी बताई गई थी। तो अनुच्छेद क्या है 5 क्या कहता है कि किस उद्देश्य, यानी कौन कौन से क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से दिशा निर्देश होंगे जिनके आधार पर क्या है इनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये 5 में आपने देखा कि भारत का मूल निवासी जिसका जन्म भारत में हो उसे नागरिकता भारत की दी जाएगी। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो तो उसको भारत की नागरिकता दे सकते हैं। तीसरा, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दे सकते हैं। इसी के भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कोई भी आए मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, नहीं दे सकते हैं। इनको देखना पड़ेगा, संविधान में जो लिखा गया उनको बातों को देखकर फिर इनको देखा जाता है। और अनुच्छेद जो 6 है, अनुच्छेद ये तो कौन सा है 5 है, ये तो हमारा क्या है 5 है। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि कोई जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान से भारत आया है, कोई जो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से क्या है भारत आया है उसे किस प्रकार भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित व्यक्ति को नागरिकता। हमें पता है जिसमें भारत आज़ाद हुआ था उसमें कई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उनमें पाकिस्तान से भारत जो स्थानांतरित हुए थे, यानी पाकिस्तान से जो भारत में आए थे, उनको नागरिकता का प्रदान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, जो अनुच्छेद 6 है इसमें किया गया है। इसके बाद 7वां क्या है, जो 7 में क्या है, कई व्यक्ति क्या है भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनको पता नहीं वहाँ का क्या कल्चर पसंद नहीं आया, वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया, तो वापस वो भारत में आ जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका प्रावधान कौन से में है, अनुच्छेद 7 में है। तो अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया लेकिन कालांतर में, यानी बाद में कालांतर में वापिस भारत आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता
भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी किसी उद्देश्य से वो चला गया था उस समय, भारत जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो वहाँ चले गए थे, लेकिन भविष्य में आने वाले कुछ समय बाद वे वापस भारत में अगर आना चाहता है तो उसे भारत की जो नागरिकता है किस आधार पर दी जाएगी, इसका प्रावधान कौन से में है, अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, तो अगला क्या कहता है, 8 क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जिसका जन्म तो बाहर हुआ है लेकिन उनके दादा दादी या माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, इसका क्या उनको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8, वह व्यक्ति, इसमें सीधा लिख देते हैं विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी है, विदेश में रहने वाला विदेशी व्यक्ति है, अनार्य है, नॉन रिलीजन ऑफ इंडिया का है, विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, उसे नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, उसे नागरिकता का प्रावधान। तो वह व्यक्ति जिसके खुद तो वह विदेश में रहने वाला हो, खुद तो क्या है, जैसे मैं तो खुद विदेश में, मेरा जन्म क्या है विदेश में हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी में से कोई क्या भारत का रहने वाला हो, तो मुझे नागरिकता का प्रावधान है, मुझे भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि मेरी जो अनुवांशिकी हैं, मेरे जो ब्लड रिलेशन के व्यक्ति है वो उनका भारत में क्या है जन्म हुआ है, तो इस आधार पर मुझे नागरिकता का प्रावधान है। ये अनुच्छेद कौन से में बताया गया है, तो अनुच्छेद 8 में ये कहे नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि दादा दादी या माता पिता कोई भी क्या विदेश में रहते हों, लेकिन दादा दादी और क्या वो भारत के निवास, भारत में इनका क्या जन्म हुआ हो, लेकिन मैं खुद जो हूँ, मेरा जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, खुद मेरा जो जन्म है वो विदेश में हुआ है, मैं विदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं भारत की नागरिकता लेना चाहूँ तो क्या है, मुझे भारत की नागरिकता का प्रावधान है। और 9वां क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता लेना चाहे तो उसके दूसरे देश में नागरिकता क्या है अपने आप खत्म हो जाएगी, स्वेच्छा से खत्म हो जाएगी। तो क्या है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 9 यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा तो ऊपर लिखते हैं, अनुच्छेद क्या है 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश की स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत में क्या स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। अनुच्छेद क्या है 9, अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत में नागरिकता स्वयं ही निरस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसने जाकर ब्रिटेन में अपनी नागरिकता ले ली तो भारत में अगर कहे कि मेरी नागरिकता यहाँ पर भी बनी रहे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत क्या है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता दी जा सकती है, उसे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये हमने बात कहाँ से ली, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, दोहरी नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, यानी एक व्यक्ति को एक नागरिकता ही दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे भारत में नहीं रहना, मुझे क्या भारत में नहीं रहना है, मैं क्या है और देश में जाना चाहता हूँ, तो क्या है उसकी भारत से क्या है स्वतः ही जो नागरिकता है उसे वहाँ के ले लेता है, उसकी स्वतः ही भारत से क्या है जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये कौन से में कहा गया है, ये जो हमारा क्या है अनुच्छेद कौन सा है 9 है, इसमें प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता क्या है बनी रहेगी, किन किन उद्देश्यों में, कोई क्राइटेरिया होता है उसमें क्या है नागरिकता का बना रहे। कई व्यक्ति है उनको यह अधिकार दिया गया कि उनकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, उनकी नागरिकता क्या है बनी रहेगी।
जैसे विदेश में है, जैसे हमने देखते हैं हायर कमिश्नर है, उच्चायुक्त है, राजदूत या उच्चायुक्त। आईपीएस की जो आईएएस की जब परीक्षा पास करते हैं तो उसमें कई व्यक्तियों को राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो कई देश हैं उनके राजदूत भारत में भी हैं और भारत के राजदूत क्या है विदेशों में भी है। तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, वो उसी देश के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है लंबे समय तक, कई वर्षों तक इनकी ड्यूटी क्या है विदेशों में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ड्यूटी वहाँ लगी तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनकी नागरिकता नहीं है। तो इसमें क्या है नागरिकता का बना रहना। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना, यानी किस प्रकार नागरिकता उनकी क्या है बनी रहेगी, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद 10 में है। जैसे देखते हैं दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में क्या प्रत्येक जो स्टेट, प्रत्येक जो क्या है राष्ट्र है, उनके राजदूत वहाँ पर बैठते हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पर बंगले बने हुए हैं उनके, नेपाल का, अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन का है, अमेरिका का है और सऊदी अरब का है, इन सभी जो स्टेट है इनके अलग से राजदूत है। यानी किसी के साथ पाकिस्तान का है, किसी के साथ कोई मुद्दा हो जाता है तो हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जाते हैं, पाकिस्तान या ब्रिटेन थोड़ी जाएंगे इतनी देर में। हम जो राजदूत बने होते हैं, जो हायर कमीशन उच्चायुक्त के यहाँ पर ऑफिस होते हैं विदेशों के, वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे आपके यहाँ हमारा क्या यह व्यक्ति फंस गया है, आपके यहाँ हमारा क्या है यह मुद्दा हो गया, तो आपको उसको कुछ करें। तो वो राजदूत है वो अपने देश में फ़ोन करता है और कहता है कि इंडिया का इस स्टेट का व्यक्ति है, इंडिया का रहने वाला हो और यहाँ पर रहता है अपने डोमिनेट स्टेट में, और उसके बारे में क्या ये बात आ रही है तो आप उसके बारे में पता करें। तो वहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में जो प्रशासन है उसका पता करता है और भारत में जो रह रहा है विदेशी राजदूत है उसके ऑफिस में बताता है। और फिर वो जो यहाँ के राजदूत होते हैं, विदेश के रहने वाले राजदूत, वो कहें अपने पीएम या जो अन्य ऑफिस है वहाँ पर सूचना देते हैं कि हाँ आपका व्यक्ति वहाँ पर क्या सेक्सुअल है, वहाँ पर कुछ अपवाद हो गया था इसलिए आपके कहें उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार उनकी बात होती है। तो जो राजदूत विदेशों में रहते हैं उनको नागरिकता का प्रावधान कौन से में? 10 में है, यानी उनकी नागरिकता नष्ट नहीं होगी। ये तो कह दिया कि वो उस देश में रह रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल कितनी भी ड्यूटी करने लग सकती है, कितने अन्य स्टेट में रहते हैं वो, अन्य जो राष्ट्र वहीं पर रहते हैं। जैसे अमेरिका का है राजदूत है, वर्तमान में भारत आया है तो आगे उसको पाकिस्तान भेज देंगे, उससे आगे ब्रिटेन में भेज देंगे। तो उसका तो क्या है राजदूतों का तो कार्य ही होता है अन्य राष्ट्रों में के भ्रमण करना, अन्य राष्ट्रों में गतिविधियां हैं उनके बारे में जानना है। तो उनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 10 में किया गया है कि उनकी नागरिकता है बनी रहेगी, उनकी नागरिकता को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद क्या है 10 कहता है। तो क्या है अपने सोच रहे होंगे भी उनकी नागरिकता तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, उनकी नागरिकता नहीं है, उनका अलग से क्या प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 10 में यह लिखा गया है कि उनकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, उनकी नागरिकता को हम नष्ट नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद जो है नागरिकता में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कहती है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी वाद है उसमें क्या संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद क्या है 11 कहता है कि नागरिकता, अनुच्छेद क्या है 11, अनुच्छेद क्या है 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित नियमों में बदलाव, नागरिकता के नियमों में बदलाव या संशोधन संसद कर सकती है। संसद को यह अधिकार है, संसद कर सकती है। तो संसद को यह प्रावधान है कि नागरिकता में समय समय के साथ क्या अपडेट होते रहे, उनमें क्या नियम और जो परिवर्तन है वो करते रहें। तो प्रत्येक साल या कई सालों से क्या नागरिकता में संशोधन होते रहते हैं। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले क्या है नागरिकता में संशोधन हुआ है कि किन किन व्यक्तियों को जो है भारत की नागरिकता जो अनार्य है, नॉन रीजन ऑफ इंडिया है, उनको किस आधार पर, पहले OCI और ODI 2 प्रकार के कार्ड होते थे, यानी जो विदेश में रहते थे उनको एक कार्ड जारी किया जाता था। वो भारत में जब आते थे तब क्या है वहाँ पर कार्ड दिखाते थे कि हम क्या भारत के नागरिक है, इतने समय तक हम हाँ रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें क्या है प्रावधान किया है, संशोधन कर दिया गया है कि उस कार्ड का नाम बदल दिया है और उस कार्ड की जगह के एक अन्य जो अंकीय प्रणाली है उसको लागू कर दिया है कि उस व्यक्ति को अगर ये अंकीय प्रणाली है तो उसको भारत की नागरिकता है, वो भारत में आ जा सकता है, नहीं तो क्या है उसको प्रावधान हटा दिया गया है। तो नागरिकता में क्या समय समय पर क्या संशोधन करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 क्या कहता है नागरिकता संबंधित क्या है प्रावधान है। ये हमारे क्या थे नागरिकता के, ठीक है। नागरिकता कौन से थे 5 से 11 में दिया गया है। नागरिकता का क्या है प्रावधान है, ये कौन से, अगर बात करते हैं कौन से अनुच्छेदों में दिया गया 5 से 11, 1 से 4 क्या संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यानी कौन कौन सा संघ होगा और कौन कौन से उसमें क्या राज्य शामिल होंगे, इसका प्रावधान कौन से में क्या है 1 से लेकर 4 भाग में।
5 से 11 में क्या नागरिकता। इसके बाद आते हैं हमारे क्या मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 यानी 12 से 35 कौन से आते हैं मौलिक अधिकार है। उनके बारे में आज को थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन स्टार्ट कल से करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक हो तो समझ अच्छा आएगा। 12 से 35 कल पूरे कंप्लीट करेंगे उनको। तो 12 से 35 में क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसका डाटा मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो क्या मानवाधिकार होते हैं, एक क्या मौलिक अधिकार है। मानवाधिकार किसे कहा जाता है, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, मानवाधिकार, यानी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसे मानवाधिकार कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, मौलिक अधिकार है। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कानून द्वारा बनाए गए ऐसे नियम, यानी समाज या कानून के द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिनको समाज मान्यता प्रदान करता है या कानून मान्यता प्रदान करता है, उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। एक बार फिर देखिए कि मौलिक अधिकार की परिभाषा हम क्या देंगे। ये परिभाषाएं वैसे तो नहीं आती है, जब हायर एग्जाम आप देते हैं, पीसीएस के जब एग्जाम देते हैं तो उनमें ये परिभाषाएं पूछते हैं। बाकायदा इनकी परिभाषाओं के एक एक शब्द को उनको निश्चित क्रमबद्धता में लिखना जरूरी होता है, इसलिए परिभाषाएं याद करनी जरूरी है, आपके लिए नहीं है। सिंपल जो एग्जाम है उनमें ये बातें नहीं है, इनमें सिर्फ मानव अधिकारों की बात करेगा। मौलिक जो अधिकार है उनमें पूछा जाएगा कौन से बलात् श्रम का निषेध है, कौन से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के 6 प्रकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए, ये सिंपल बातें पूछेगा। लेकिन जब हायर एग्जाम की अगर आपको इच्छा हो तो उनके लिए यह जरूरी है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कानून द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिनको समाज मान्यता प्रदान करता है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी व्यक्ति कानून के ऐसे नियम बनाएगा जो समाज में सभी व्यक्तियों पर लागू हो गए और समाज इनको मान्यता देता है कि हाँ इससे सहमत है, आप इस पर लागू कर सकते हैं। तो मौलिक जो अधिकार है वो कितने दिए गए, 7 थे। ठीक है, मूल में कितने, 7 थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है कि कोई व्यक्ति संपत्ति रख सकता है। इसका पहले अधिकार हुआ करता था लेकिन ये हटा दिया है। इसकी जगह आप क्या है, 6 अधिकार रहेंगे। इसको जगह क्या है, 6 जो अधिकार रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार अपने कितने, वर्तमान में कितने, 6 ही है। तो पहले तो अगर बात करते हैं 14 से 18, फर्स्ट आर्टिकल क्या आता है, 14 से 18 है। 14 से 18 क्या है, एक अधिकार दिया गया है जिसे किस नाम से जानता है, इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, समानता का अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समानता का अधिकार कौन सा है, 14 से 18। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। आर्टिकल आज ही मैं लिखवा देता लेकिन आप क्या है रट्टा मारेंगे, एक साथ 2 टॉपिक होंगे तो इसमें रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। अगर नागरिकता को आराम से समझेंगे और इसका बेस आपको मौलिक अधिकार का तैयार हो जाएगा तो कल आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए देखिए मानव को जो मौलिक अधिकार दिए गए उनकी संख्या कितने, 6 हैं। पहली अगर बात करते हैं तो कौन सा है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए, 14 से 18 18 तक जो अधिकार दिए गए उन्हें क्या कहा जाता है, समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक कौन से, समानता का अधिकार। एक बात बताऊंगा इसी के माध्यम से सारे याद हो जाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि होते कौन कौन से हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से हैं। तो 14 से 18 कौन से कहलाते हैं, समानता का अधिकार है। और 19 से 22 की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 क्या करता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो 19 से लेकर 22 में जो अधिकार हमें प्राप्त है उन्हें किस नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा की बात करते हैं 19 से 22 क्या कहलाता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अगर हम बात करते हैं समानता स्वतंत्रता है। इसके बाद 23 या 24, आर्टिकल नंबर 23 या 24 क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी हमारे साथ किसी भी प्रकार का अगर शोषण होगा तो उसके विरुद्ध हम जा सकते हैं, इसमें प्रावधान कर सकते हैं। तो क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है, मतलब 23 या 24 में दिया गया। 23 में क्या है, बलात् श्रम निषेध है, शारीरिक अंग है उनकी बिक्री पर रोक लगाया जाएगा। यानी क्या है, बलात् श्रम निषेध। ऐसे नहीं किसी महिला के साथ हम गलत प्रताड़ना कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आर्टिकल 23 कहता है कि हमें सजा का प्रावधान है। 23 क्या कहता है कि अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कोई महिला है उसके साथ अगर दुर्व्यवहार की घटना करेंगे, उसका छेड़छाड़ करेंगे तो हमें कानून के रूप में यह अधिकार दिए कि हमको पकड़ के ले जाए और हम क्या सजा दे, जितनी मान्य सजा है उसका सजा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद 23 में है।
और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम निषेध है, यानी छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनको के कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, उनसे मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ये कौन से में है, अनुच्छेद 24 में ये लिखा गया है। अगर ऐसा कोई कारखाना या कहीं जो कार्य करने वाले संस्थान है वहाँ पर ऐसे कोई बच्चे पाएंगे तो उस मालिक के ऊपर क्या है, सजा होगी, उस मालिक को क्या है, कठोर सजा का प्रावधान है। ये कौन सा कहलाते हैं, 23 और 24 क्या कहलाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 क्या कहते हैं, शोषण के। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक, इसके बाद 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 क्या कहता है, धार्मिक जो है स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके ऊपर क्या है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी धर्म को अपनाएं, क्यों प्रत्येक व्यक्ति है, भारत सभी सभ्यता और संस्कृति का देश है, इसलिए भारत में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहले कौन सी, समानता 14 से 18, दूसरी कौन सी थी, 19 से 22 स्वतंत्रता, तीसरी कौन सी थी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से थे, 23 और 24 है। फिर धार्मिक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से में दिया गया, 25 से 28 में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या अल्पसंख्यक जो है उनके द्वारा लिपि व संस्कृति की जो है लक्ष्य 29 व 30 की अगर बात करते हैं तो शिक्षा, लिपि व संस्कृति यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन से, 29 व 30 में, 29 व 30 में क्या लिपि व संस्कृति का अधिकार है। इसके ये कौन सा, 29 व 30 में। इसके बाद 31 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 31 क्या करता है, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। 32 की अगर बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है तो इसके जगह अनुच्छेद 32 आएगा, इसमें क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बाद 33, 34 और 35 क्या सैनिक कार्य, यानी सैनिक कार्य, सेना से संबंधित क्या अधिकार है, वो कौन से, 33, 34 और 35। इस प्रकार हमारे 12 से लेकर 35 जो मौलिक अधिकार है वो पूरे होते हैं। 31 को यहाँ से हटा दिया गया है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है, उसको 300 कै में ले गए, 300 कै में ले गए हैं, जहाँ पर किसानों को मुआवजा मिलता है उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर 300 कै में ले जाया गया है और वहाँ पर इसका नाम बदल कर क्या लिख दिया गया है, किसानों को बाकायदा जो मुआवजा मिलता है उसका प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जो हमारा 12 से 35 से ये मौलिक अधिकार का एक ढांचा है, इसके एक एक जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि समानता का अधिकार है, 14 से 18 है। जब हमारी उम्र 14 की 18 से होती है, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी क्या है, 14 से 18 की उम्र होती है। तो माँ बाप, वही पापा को लीजिए, आप तो क्या पापा को पकड़िए, बच्चों और पापा को आपस में पकड़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्या किसी के माध्यम से मनाइए, लगभग जो चीज़ें याद रहेगी। तो पापा को पकड़ेंगे, पापा के सामने अगर हम बात करते हैं तो 14 से 18 के हम देखते हैं, सारे 14 से 18 के बच्चों को देख लीजिए, पापा के सामने सारे के समान होते हैं। 14 से 18 की उम्र में क्या है, सभी बच्चे सभी माँ बाप के लिए क्या समान होते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। समानता का अधिकार कौन सा, 14 से 18 है। 14 से 18 तक हम क्या 12वीं पास कर लेते हैं, लगभग 12वीं पास कंप्लीट कर लेते हैं 18 की उम्र में। इसके बाद हम आती है स्वतंत्रताएं, यानी 19 से 22 की हमारे पास स्वतंत्रताएं आती है। पापा कहते हैं तुम जो करना चाहिए करो, यानी 12वीं हमने पास कर ली। इसके बाद बीए करेगा, कोई बीएससी करता है, कोई एमकॉम करेगा, कोई क्या है, कोई क्या लॉ करेगा, कोई किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, कॉमर्स लेगा, कोई बीएससी यानी साइंस लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई बायोलॉजी लेगा, कोई सब्जेक्ट लेगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में दिया गया, 19 से 22 है, यानी 19 से 22 की उम्र में हमें पूरी स्वतंत्रताएं हैं कि आप अपने तरीके से कोई भी सब्जेक्ट लें। 23 और 24 की जब उम्र आती है, 23 और 24 में क्या हमारे ऊपर शोषण होता है। स्कूल बीएससी करके हमने कंप्लीट आए, उसके बाद पापा कहते हैं स्कूल चलो भी, तुमने बीए तो कर लिया, अब आगे का क्या निर्धार, तो शोषण होता है। हम सोचते हैं हमारा शोषण हो रहा है, पढ़ ही लिए, अब नौकरी भी नहीं लगी, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 की जब उम्र आती है तो हमारा शोषण होने लग जाता है। उनके वो क्यों उस टाइम कई बच्चे लग जाते हैं तो कहते हैं कि उनके वो लग गया, उनके वो लगे, तो शोषण होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में लिखा गया है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद में क्या है, फिर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करके पीड़ित होते हैं, अभी अपने भी क्या पीड़ित होते हैं, फिर क्या धार्मिक आयोजन में जाएंगे, तो धार्मिक जाते हैं कि नौकरी तो लगे नहीं, अब क्या भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान कुछ करें हमारे लिए, भगवान कुछ प्रावधान करें कि अगर हम अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से मेहनत करें तो हमें बाकायदा हमारी क्या मंजूरी दे, हमारे लिए जो कुछ आप करें। तो कौन से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में लिया गया है, 25 से 28 में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 29 और 30 की जब हमारी उम्र आती है, 29 और 30 की हमारी जब उम्र आती है तो शिक्षा है, उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है, खुद ही बाकायदा कोई नहीं कहता, लेकिन व्यक्ति खुद के बारे में खुद ही सोचता है कि हमने क्या पढ़ा। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है कि हमारी संस्कृति क्या थी,
हमारा कल्चर क्या था, मैंने कपड़े यानी संस्कृति के बारे में कपड़े चेंज किए मैंने, ठीक है, बन ठन के रहा हमेशा ही, ठीक है, अपने तरीके से रहा, लेकिन हमने पढ़ा संस्कृति क्या, यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा मैंने ग्रहण की थी, उसका कुछ 29-30 की उम्र होगी, आज तक लगे नहीं, खुद के बारे में व्यक्ति सोचता है, तो 29-30 में क्या करता है, यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन से में है, 29 और 30 आर्टिकल में दिए गए हैं। 31 को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर हम क्या है, अपने बारे में बैठेंगे, एक कमरे एकांत में बैठेंगे, थोड़ी देर रोएंगे, खुद के ऊपर आंकलन करेंगे और सोचेंगे कि हमने क्या किया, यानी अपने उपचार करेंगे, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अपने जो काम पीछे किए थे, यानी अपने द्वारा जो वैधानिक कार्य किए गए उनमें क्या थोड़ा उपचार करेंगे, तो भगवान शायद हमारे बारे में सोच ले और क्या है, हमें बाकायदा जो जिस लक्ष्य के उद्देश्य से हमने प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो संवैधानिक उपचारों का आधार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया। 32 में इसमें 5 प्रकार के हेबियस कॉर्पस, सर्टोरी, मेंडमेंट, को वारंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, ये आपने पढ़े होंगे। इसके बारे में ये कौन सा आर्टिकल 32 में आता है, 33, 34, 35 क्या है, सैनिक कार्रवाई है। तो पहला क्या है, पापा के सामने 14 से 18 क्या है, सभी बच्चे समान यानी समानता का अधिकार है। इसके बाद 19 से 22 की अगर बात करते हैं, सभी बच्चों को स्वतंत्रता है, कोई भी सब्जेक्ट लो तुम अपनी इच्छा से, ठीक है। 19 से 22 पापा कुछ नहीं कहेंगे। 23-24 की उम्र आती तो पापा पूछते हैं हाँ क्या हुआ, तो शोषण होता है हमारा, क्या हुआ, तुम कह रहे थे ना ये सब्जेक्ट लूंगा ये पढ़ूंगा, क्या हुआ, पढ़ तो लिए तुम, अब क्या हुआ, आगे क्या करोगे, टाट को चढ़ते हैं, क्या करना, क्या शोषण हो रहा है हमारा, क्या शोषण हो रहा है, क्या जवाब दें। 23 से 24 के शोषण का अधिकार है। और इसके बाद की बात करते हैं 25 से 28 है, फिर भगवान के शरण में जाएंगे, यानी हमें भगवान कुछ दीजिए, अगर हम नहीं पढ़े हमारा तो पापा क्या है खून पी जाएंगे, तो क्या है, इसकी बात करते हैं तो कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म अपनाने का हमें क्या अधिकार है। 25 से 28 आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद 29 व 30 में है, हम शिक्षा व संस्कृति के बारे में हम सोचेंगे खुद ही कि हमने क्या है, शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन संस्कृति हम केवल संस्कृति किसे कहा जाए, कल्चर को कहा जाता है, यानी केवल बन ठन के पढ़े, हमने ध्यान से क्या पढ़ाई नहीं की, इसलिए हम आज तक नहीं लिखे। तो 29-30 में क्या है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। और 31 को हटा दिया गया है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, 300 कै में ले जाया गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि हम खुद के बारे में फिर सोचते हैं कि संविधान के उपचार, खुद के बारे में उपचार करते हैं, दोबारा फिर स्टडी पर बैठते हैं कि क्या पता भगवान इस बार हमारे कुछ अपनी जो मजदूरी है, मेहनत मजदूरी दे दे, अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके ऊपर क्या भगवान हमें कुछ सफलता प्राप्त करा दे। तो ये कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद क्या है 32 में दिया गया, ठीक है। तो वैसे तो क्या है, इसकी ट्रिक बहुत सारी बनाई गई है, ठीक है। एक ट्रिक बाकायदा चलती है, बेसिक सी ट्रिक है, सभी कहीं पर देख लो, ये ट्रिक ज़्यादा आती है कि समस्त शोध उपचार है, समस्त संस्कृति शोध उपचार है, ऐसा ट्रिक दिया गया। इसमें याद नहीं रहता है समस्त है शोध संस्कृति के उपचार है, ये क्या समस्त शोध, ये भी याद नहीं रहेगा तो ये तो कहाँ से बेचारे याद आएंगे, क्यों, कई चीज़ें भूल जाते हैं कि समस्त शोध था या शोध समस्त था, एक ट्रिक उल्टी पुल्टी हुई तो सारा क्या है मामला गया। तो ये अपने ऊपर इसको लागू कीजिए, आपको याद रहेंगे। अपने ऊपर ले लीजिए कि 14 से 18 हम थे तो हमें क्या क्या थी, 19 से 22 थे तो हमें क्या प्रावधान दिए गए थे, 23-24 के तो हमारे ऊपर क्या क्या दबाव आया था। उस टाइम ग्रेजुएशन कर लेते हैं या जो कोई भी STC जो कर लेता है, उसके बाद नौकरी का जो दबाव आता है तो शोषण होता है हमारा। जब परिवार में या बाहर समाज में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, उससे शोषण स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इस तरह आप इनको, मैंने आपको बताया, इस तरह आप देखिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। कल हम इनके बारे में एक एक जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, तो मौलिक अधिकार कल कंप्लीट हो जाए। और नागरिकता के बारे में होता है, उनके बारे में देखिए किन किन को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। कल हमने संविधान के जो भाग उनको स्टार्ट किया था और पहला भाग हमने क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कल देखा था। इसके बाद में हमारा क्या है, 12 से 35 चलेगा मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक, तो फिर 52 से लेकर 151 तक क्या है, केंद्र सरकार राज्य की, इसमें राष्ट्रपति है, संसद भवन है, इसका जो निर्माण है, उनकी कार्यप्रणाली है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सभी को आता है। इसमें सभी को इंटरेस्ट आएगा, ये चीज़ें पढ़ी हुई नहीं होती, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है कौन कौन से हैं, ठीक है। रट्टा मारने की कोशिश करते हैं तो रट्टा ना मारें, इनको दिमाग से आराम से देखकर सोचें, अपने ऊपर लागू करें, बिल्कुल आपको याद होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। आप शाम को बिल्कुल आप केक खिलाएंगे, ये कह रहे हैं केक खिलाएंगे आज, तो बिल्कुल आज तो केक खाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।